नमस्कार। आज हम ग्रेजुएशन पार्ट 2 साइकोलॉजी सब्जेक्ट से सब्सिडरी जनरल और ऑनर्स में भी ये आपको टॉपिक आ सकता है। जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्वप्न तंत्र। स्वप्न तंत्र से आप समझ ही गए होंगे कि स्वप्न से जुड़ा हुआ है। हम लोग सोते हैं रात में तो तरह तरह के स्वप्न आते हैं और उसका आधार पे क्या हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं वो उसके बारे में देखेंगे। स्वप्न क्यों आते हैं, इसका क्या रीज़न है। इसमें बताया गया है कि अतृप्त कामुक इच्छाएं स्वप्न का वक्तव्य विषय है। यानी कि किसी भी प्रकार का अगर मन में इच्छाएं होती है और वो पूरा नहीं होता है तो स्वप्न के द्वारा वक्तव्य होता है। प्रतिबंधक के कारण यह कामों की इच्छाएं स्वप्न में ज्यों का त्यों व्यक्त नहीं हो सकती है। प्रतिबंधक मूल स्वप्न इच्छा के प्रति प्रतिरोध उपस्थित करता है, जिसके कारण उसे विकृत रूप धारण करना पड़ता है। इन अचेतन इच्छाओं का रूप कैसे बदलता है यह जानना आवश्यक है। अतः ब्राउन ने स्वप्न कार्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वप्न कार्य वह मानव रचना है जिसके द्वारा अव्यक्त स्वप्न विषय में परिवर्तित हो जाता है। अब एक पॉइंट है ड्रीम वर्क। ड्रीम वर्क में देखेंगे कि स्वप्न का अव्यक्त विषय अतृप्त कामुक इच्छाएं हैं। प्रतिबंधक के कारण यह कामुक इच्छाएं स्वप्न में जो कहते हैं वो व्यक्त नहीं हो सकता। प्रतिबंधक मूल स्वप्न इच्छा के प्रति प्रतिरोध उपस्थित करता है, जिसके कारण उसे विकृति रूप धारण करना पड़ता है। इन अचेतन इच्छाओं का रूप कैसे बदलता है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। अतः ब्राउन ने स्वप्न कार्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वप्न कार्य वह मानव रचना है जिसके द्वारा अव्यक्त स्वप्न विषय व्यक्त स्वप्न विषय में परिवर्तित हो जाता है। पहला पॉइंट है सिंबोलाइजेशन। सिंबोलाइजेशन में है कि प्रत्यक्षीकरण में देखा गया है कि प्रत्यक्षीकरण स्वप्न रचना का एक प्रमुख अंग है। इसके माध्यम से ही अचेतन इच्छाएं स्वप्न में प्रकट होती हैं। स्वप्न प्रतिबंधक के प्रतिरोध के कारण अनैतिक और सामाजिक अचेतन इच्छाएं प्रकट नहीं हो पाती हैं। अतः अपने असली रूप सपनों में प्रकट ना होकर अपना रूप बदलकर प्रकट होती है। यानी यह प्रतिक्रिया का रूप से ले लेती है और ऐसा करने में स्वप्न प्रतिबंधक का प्रतिरोधक कम हो जाता है। फ्राइड ने कुछ ऐसे सार्वभौमिक प्रतीकों का वर्णन किया है जिनके सहारे अचेतन इच्छाएं बदलकर स्वप्न में प्रकट होती है। उसने यह भी बतलाया है कि सभी प्रतीक यौन संबंधी होते हैं, क्योंकि स्वप्न में जो अचेतन इच्छाएं प्रकट होती है ये यौन संबंधी ही होती है। फ्राइड द्वारा बताया गया कुछ प्रमुख प्रतीक निम्नलिखित हैं। जैसे पहला पॉइंट में है कि घर का अगर आता है स्वप्न तो मनुष्य का प्रतीक होता है। यात्रा करना का मृत्यु का प्रतीक होता है। ईश्वर, राजा या महान व्यक्ति आदि माता पिता के प्रतीक हैं। छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े आदि भाई बहन के प्रतीक हैं। आम, अमरूद, सेब, नाशपाती आदि फल स्तन के प्रतीक हैं। चढ़ना उतरना, हवा में उड़ना, यात्रा करना, तैरना, नाचना आदि यौन समागम के प्रतीक हैं। बंदूक, सांप, पेड़, हथियार, खंबे, छाता, डंडा, कमल, टाई आदि पुरुष लिंग के प्रतीक हैं। बोतल, नाव, जहाज, संदूक, डब्बा, कमरा, मुंह, गुफा आदि स्त्रीलिंग के प्रतीक हैं। फ्राइड के उपर्युक्त प्रतीकों से आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक ज़्यादा सहमत नहीं है। दूसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि विस्थापन में देखा गया है कि यह एक ऐसी स्वप्न रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति की अचेतन इच्छाएं संबंधी व्यक्ति या घटना के प्रतीक ना होकर स्वप्न में किसी अन्य व्यक्ति या घटना के प्रति प्रकट होती है। यानी इस क्रिया द्वारा एक व्यक्ति की जगह स्वप्न में कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई दे पड़ता है। यह विस्थापन प्रायः स्वप्न देखने वाले के भावों और संवेगों का ही होता है। व्यक्ति को जिस घटना या वस्तु के प्रति संवेगात्मक अनुभूति होती है, स्वप्न में उस घटना या व्यक्ति के भिन्न कोई दूसरी घटना या व्यक्ति आता है। इसी कारण स्वप्न में उपयुक्त विषय का बहुत स्वप्न देखने वालों की वास्तविक इच्छाओं की जानकारी हासिल करने में कठिनाई होती है। यह स्वप्न विश्लेषण का सहारा लेकर ही इसकी वास्तविक इच्छाओं की जानकारी की जाती है। जैसे एक नर्स ने स्वप्न में देखा कि एक लाल घोड़ा उसका पीछा कर रहा है और स्वप्न विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तव में उसके अचेतन मन में एक लाल दाढ़ी वाले डॉक्टर को देखने की इच्छा लाल घोड़े पर विस्थापित हो गई। फलतः उसने स्वप्न देखा कि लाल घोड़ा उसका पीछा कर रहा है। इस प्रकार विस्थापन के कारण स्वप्न के विषय इतने बदल जाते हैं कि उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। कंडेंसेशन यानी कि संक्षिप्तीकरण में यह देखा गया है कि संस्कृतिकरण वह रचना है जिसके द्वारा अव्यक्त विषय के अनेक तत्व व्यक्ति विषय के एक ही तत्वदर्शी व्यक्त होते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि स्वप्न बहुत ही संक्षेप में किसी घटना को व्यक्त करता है। वास्तव में अव्यक्त विषय की अधिकांश बातें व्यक्ति विषय में आने के पहले गायब हो जाती हैं। यानी अव्यक्त विषय के कुछ अंश ही व्यक्त विषय में आ पाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक घटनाओं की कुछ मिलती जुलती बातें एक ही प्रतिमा में चली जाती हैं, जिसमें स्वप्न का एक प्रतिमा कई घटनाओं के प्रतीक होती है। जैसे एक महिला ने स्वप्न में एक ऐसा व्यक्ति को देखा कि जिसका आकार बहुत ही भव्य था। उसकी लंबाई चौड़ाई स्वप्न देखने वाली महिला के पिता से मिलती जुलती थी, जिसने उसे बचपन में बड़े ही कठोर अनुशासन में बांध कर रखता था। उसका चेहरा एक सिपाही से भी मिलता जुलता था, जिसमें वह महिला बचपन में काफ़ी भयभीत खाती थी। इसके साथ साथ उस व्यक्ति की आंख उसकी सास से भी मिलती थी, जिससे वह घृणा करती थी। इस तरह अनेक विचारों का थोड़ी सी प्रतिमाओं में सिमट जाना ही संचेतीकरण कहलाता है। चौथा पॉइंट है सेकेंडरी इलाबोरेशन, यानी कि पाश्चात्य विस्तारण में देखा गया है कि स्वप्न की घटनाएं प्रायः असंगत, निरर्थक और अतार्किक ज्ञान होती है। स्वप्न समाप्त होने के बाद जब व्यक्ति जागता है, तब वह स्वप्न को सार्थक, तर्कयुक्त तथा तर्क संगत बनाकर ही उसका वर्णन करता है। जागृत अवस्था में व्यक्ति का चेतन सक्रिय रहता है तथा इसका ईगो किसी भी घटना को तर्क संगत देखना चाहता है। फलतः व्यक्ति बिखरी कड़ियों को एक निश्चित संबंध स्थापित कर स्वप्न को उल्लेख करता है। इस तरह यह पश्चात विस्तार की क्रिया के द्वारा स्वप्न तर्कपूर्ण, सार्थक तथा सुबोध हो जाता है। स्वप्न के विश्लेषण से पता चलता है कि पाश्चात्य निस्तारण की क्रिया स्वप्न के विभिन्न विषयों को एक प्रकार मोड़ देती है। उसका असली रूप विकृत हो जाता है। ड्रामेटाइजेशन यानी कि नाटकीयता में देखा गया है कि एक ऐसी स्वप्न रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति की अचेतन इच्छाएं स्वप्न में अमूर्त रूप में ना जाकर मूर्त रूप में आ जाती है। जिस प्रकार नाटक में घटनाएं दृश्य के रूप में एक के बाद एक दूसरा और तीसरा और क्रमशः अन्य घटनाएं हमारे सामने आती जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रकट होती जाती है। स्वप्न में भी देखते हुए चित्र, दृश्य, श्रव्य, स्वाद
और स्वप्न देखने वालों की इच्छाएं विकृति रूप प्रकट होती रहती हैं, जिसे स्वप्न के व्यक्ति विषय को देखकर उनका सही ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अब हम निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं कि उपर्युक्त 5 स्वप्न रचनाओं के आधार पर फ्राइड ने बतलाया है कि इस प्रकार का स्वप्न का अव्यक्त विषय व्यक्ति विषय में परिवर्तित हो जाता है, जिसे स्वप्न के विषयों का अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन स्वप्न व्याख्या से स्वप्न की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि स्वप्न के अव्यक्त घटनाओं को व्यक्त घटकों में बदल दिया जाता है, जिससे स्वप्न का अर्थ सार्थकता या उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे स्वप्न के कितने भी प्रकार हैं और किस तरीके से होते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से और भी टॉपिक के बारे में जानकारी पाने के लिए कमेंट ज़रूर आप लिखें, उसी हिसाब से मैं आगे भी बताऊंगा। और इस तरीके से जो भी बताया जा रहा है उसको आप ज़रूर अच्छे बारीकी से सुनने का कोशिश कीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KVS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं YouTube पे मटेरियल डालता रहूँगा। आप इसे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अधिक से अधिक जो है जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।